2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में एक भयानक मंजर था। लोगों ने हवा में चेंज महसूस किया। वो भागे पर अपनी जान ना बचा पाए। हजारों लोगों ने उस रात अपनी जान गंवाई और काफ़ी लोग आज तक इस ट्रेजेडी के कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी केस की, जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से मिथाइल आइसोसिनेट गैस के लीक होने की वजह से हुई थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहत नईम और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। आज हम उस केस की बात करेंगे जिसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल प्रोपगेट हुआ। इस केस में किस कोर्ट में सुनवाई हुई, विक्टिम को कंपनसेशन कैसे मिला, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। अमेरिकन एंटरप्राइज यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने इंडिया में एक पेस्टिसाइड प्लांट एस्टैब्लिश किया। यूनियन कार्बाइड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक डील थी जिसमें 50.9% शेयर यूनियन कार्बाइड के और 40.1% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स के थे। इस प्लांट का नाम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL रखा गया। UCIL ने पेस्टिसाइड 1979 में बनाना शुरू किए। पेस्टिसाइड्स के साथ मिथाइल आइसोसिनेट नाम का टॉक्सिक लिक्विड भी बनता था। मिथाइल आइसोसिनेट वो कलरलेस लिक्विड है जो पेस्टिसाइड बनाने के काम आता है। ये पानी के साथ रिएक्टिव होता है, इसे काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ये एक टॉक्सिक गैस है जिसे बहुत प्रेशर में रखा जाता है। इस ट्रेजेडी का मेन रीज़न मिथाइल आइसोसिनेट का पानी से मिलना बताया जाता है, जो कि पाइपलाइंस में लीकेज होने की वजह से था। इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लोगों ने कंपनसेशन का केस यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के खिलाफ भोपाल और अमेरिका में फाइल किया। थोड़े ही टाइम में इंडियन पार्लियामेंट ने द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट ऑफ 1985 पास किया, जिसमें सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो हर उस सिटीजन के बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है जो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड है। इस सेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस लो था वो अपने कंपनसेशन का क्लेम कोर्ट में लड़ना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। इस एक्ट के सेक्शन 9 के अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स स्कीम ऑफ 1985 गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में UCC के खिलाफ लॉसूट फाइल किया। UCC ने प्लीड किया कि अमेरिकन कोर्ट में लॉसूट फाइल करना कन्वीनियंट नहीं है। जब एक्सीडेंट भोपाल में हुआ, सारे एविडेंस भोपाल में हैं, तो इंडिया में ही ट्रायल कन्वीनियंट रहेगा। UCC की इस बात को माना गया और एक नया केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ भोपाल में फाइल हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ भोपाल ने 350 करोड़ रुपए विक्टिम को देने का आदेश किया, जिसे UCC ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील कर 250 करोड़ रुपए करा लिया। इसके बाद UCC ने आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट भी ट्राई की। इतने बड़े हादसे के बाद UCC को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया कि UCC किसी विक्टिम के साथ सेटलमेंट नहीं कर सकती until any further order of the court। फाइनली एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल प्रोपगेट किया गया और कोर्ट ने UCC को भोपाल ट्रेजेडी का आरोपी ठहराया। फरवरी 1989 सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में UCC को $470 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए विक्टिम को पे करने का आदेश सुनाया। पर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट है क्या? एब्सोल्यूट लायबिलिटी को नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान को आरोपी तभी ठहराया जाता है जब मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड होता है। पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में जब इंसान की कोई ऑफेंस करने की इंटेंशन ना हो, तब भी दैट पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें
तो इस प्रिंसिपल के अंडर लाइबल ठहराने के लिए डिफेंडेंट को ये दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, जिससे कोई डेंजरस चीज़ एस्केप की हो, जिसकी वजह से इंजरी कॉज हुई हो। मिथाइल आइसोसाइनेट को स्टोर करना अननेचुरल यूज ऑफ लैंड है और उस गैस का लीक एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग है, जिसकी वजह से इंजरी कॉज हुई हो। डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जस्टिस ब्लैकबर्न द्वारा रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में एस्टैब्लिश की गई थी और डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जस्टिस पीएन भगवती द्वारा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एस्टैब्लिश की गई। एमसी मेहता ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के खिलाफ फाइल की थी, जो कि डेंजरस केमिकल बनाती थी। पहले भी इस प्लांट से लीकेज की शिकायत आ चुकी थी, जो मैकेनिकल और ह्यूमन एरर्स की वजह से थी। इस सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस किया, जो कि इंडियन सर्कमस्टांसेस से अलाइन करता है। कोर्ट ने इस रूल को इंट्रोड्यूस करने की 2 वजह बताई। पहली कि इंडस्ट्रीज को अपने सारे ऑपरेशंस की खबर होती है और ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास रिसोर्सेज और सेफगार्ड्स मौजूद होने चाहिए इन केस ऑफ एनी डेंजर। दूसरी कि जब कोई इंडस्ट्री डेंजरस और हैजार्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि पब्लिक को सेफगार्ड प्रोवाइड करे। इसलिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी सफरर्स को कंपनसेट करेगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने एनवायरनमेंट को इस तरह से अफेक्ट किया कि आज तक वहाँ बच्चे किसी डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होते हैं। इन केसेस के इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991, ऐसे कई और लॉज हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इनैक्ट किए गए हैं। इतने साल बीत गए पर आज भी भोपाल ट्रेजेडी का असर देखने को मिलता है। इस बात से मामले की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि सबको लग रहा था कि यूसीसी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल से बच जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने विक्टिम्स को फेयर जस्टिस दिलाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इंडिया लीगल।